गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, बिहार का प्राचीन इतिहास, एमसीक्यूज़। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जितने भी बिहार में प्राचीन काल में घटनाएं हुई हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, सहसराम या फिर रामपुरवा। तो उसमें दिया है कूट एक दो तीन, दो तीन चार, दो तीन चार पाँच या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो तीन चार पाँच यानी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, सहसराम और रामपुरवा इनका ही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, यानी मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पूरे ना पढ़ के डायरेक्ट हम लोग सही आंसर पर टिक करेंगे और उसको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? उसमें हम लोगों ने भाषा पढ़ा, इसमें हम लोगों ने लिपि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? तो सहस्राम से। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है, सहस्राम से हमें अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। मौर्यकालीन स्थापत्य का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मौर्यकालीन स्थापत्य का अवशेष हमें एक से अधिक यानी पाटलिपुत्र, राजगीर और वैशाली बराबर इनमें से एक से अधिक जगहों में से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन भी हमें क्या एक से अधिक जगहों से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पटना का नाम यानी पटना किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी और उसके नाम है पटना का, जैसे कि कुसुमपुर, अजीमाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? यानी उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन। ठीक है, 12 का सी आंसर, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम सूरसेन था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मुंगेर एवं नालंदा से, यानी बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक स्थान मुंगेर एवं नालंदा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदिमानव की उपस्थिति की आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पूर्व प्रस्तर युग के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलते हैं, यानी क्वेश्चन बोला है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चिरान से। चिरान से बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद यानी शारन पर जो है एवं चेचर जो वैशाली में है किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी बिहार में चिरांद से एवं चेचर से किस युग के अवशेष मिले हैं? तो हमें नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन निवास का साक्ष्य प्राप्त होता है? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध के लिए किया गया है। किसके लिए? मगध के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है? तो वर्तमान बिहार में वत्स क्या नहीं, उपस्थित नहीं है। ठीक है, 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। ठीक है, 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अगला है, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? 24 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मगध महाजनपद। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभ मतलब शुरू में, यानी शुरू में सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यानी बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, वो कौन था? चंपा, नालंदा, वैशाली या फिर अंग? तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग क्या था? उनमें से एक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? 30 नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मल्ल गणराज्य की। ठीक है, तो महाजनपद युग में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वास्तविक, और वही फिर 24वें तीर्थकार भी थे। ठीक है, तो वो महावीर स्वामी, ठीक है, उसका जन्म किस स्थल पर हुआ था? पावा में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में या फिर कुशीनारा में? तो 31 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महावीर स्वामी का जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर? ठीक है, तो 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ठीक है, यानी कुंडग्राम जो है बिहार के वैशाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, कपिलवस्तु, वैशाली या फिर कौशाम्बी? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन, तो 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, वो अगला क्वेश्चन था किसके शासनकाल में, और यहाँ पर है किस स्थान पर?
तो 36 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ का रुख किया? बोध गया, अलारकराम आश्रम जो वैशाली में है, या फिर सारनाथ, या फिर पाटलिपुत्र। तो 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अलारकलाम आश्रम जो वैशाली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह के प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य संपन्न हुआ था? तो 40 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र तथा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 41 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था? 43 कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था? 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी 2008 में पूछा भी गया है। बोल रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, या फिर उदयन। तो 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऐतिहासिक स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार उपलब्ध है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऐतिहासिक स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? तो 45 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 यूनानी दूत मेगास्थनी किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनान के रहने वाले जो दूत थे वो मेगास्थनीज में किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? तो 48 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो 49 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, या फिर यूचियों जनजाति से। 50 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक संत तथा भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? 51 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख या फिर शिलालेख में पड़ोसी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? 52 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शिलालेख 13। नेक्स्ट है हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर सही आंसर पर जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारी रिवीजन कम समय में अधिक से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कह रहा है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग को अंतिम रूप से विजिट किया? ठीक है, यानी यहाँ पर बोला है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग को अंतिम रूप से विजिट किया। ठीक है, तो 53 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अशोक का धम्म था वो क्या था? तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की? यानी अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या फिर वैशाली? तो 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, वासुदेव, घनानंद या फिर पुष्यमित्र शुंग? तो 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? कौन सा ऐसा शासक था जो खुद को क्या कहा था? लिच्छवी दौहित्र। 57 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त प्रथम या धर्मपाल या फिर श्रीगुप्त? 59 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में किया गया? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या फिर कुषाण काल में? तो 60 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में अवस्थित महावीर में हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मगध पर हून शासक मिहिर कुल के आक्रमण के समय कौन शासक था? ठीक है, 62 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहगुप्त। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में मगध क्षेत्र में उसका प्रतिनिधि कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में मगध क्षेत्र में उसका प्रतिनिधि कौन था? 63 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? 64 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया। ठीक है, 65 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? हुएनसांग ने हमारे बिहार के पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा? तो 67 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसका संस्थापक कौन था? 68 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। धर्मपाल क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला अवस्थित है? आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला अवस्थित है? नालंदा, पटना, गया या फिर भागलपुर? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में क्या है? विक्रमशिला अवस्थित है। 69 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, मुंगेर जो बिहार में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था। कौन था? देवपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल काल में कांस्य मूर्ति निर्मित की? ठीक है, तो 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धीमन एवं विठपाल काल में। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे?
72 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नालंदा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पटना, मुंगेर, गया या फिर नालंदा? 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नालंदा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार या फिर कनिष्क? तो 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के समय कौन से बौद्ध विद्वान तिब्बत की यात्रा पर गए? पाल वंश के समय कौन से बौद्ध विद्वान तिब्बत की यात्रा पर गए? तो 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अतीसा दीपांकर। ठीक है, ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाल वंश का अंतिम शासक, ठीक है, 76 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पाल वंशीय शासक के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर हमला किया? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या फिर महिपाल? तो 77 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी महिपाल। अगला क्वेश्चन है संध्याकर नंदी किस पाल शासक के दरबार से संबंधित है? रामपाल, गोपाल, महिपाल या फिर धर्मपाल? 78 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामपाल। अगला क्वेश्चन है अरब का यात्री सुलेमान किस पाल शासक के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, रामपाल, देवपाल, महिपाल या फिर धर्मपाल? तो अरब का यात्री सुलेमान ऑप्शन नंबर बी यानी देवपाल के शासनकाल में, ठीक है, भारत आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है 79 बिहार स्पेशल, बिहार एंशियंट स्पेशल यानी प्राचीन बिहार के बारे में, प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि खास करके एसएससी और बीपीएससी टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।